विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे रसशाला के ऊपर। आखिरकार रसशाला एक पुराने समय में क्या रही थी, रसशाला का क्या महत्व है, रसशाला में क्या क्या कार्य किए जाते थे, रसशाला होती क्या है, इन प्रश्नों के हम उत्तर इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ये जो रसशाला टॉपिक है ये मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है और यह माइनर केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी यूनिट फर्स्ट में इंक्लूड किया गया और छठा वीडियो लेक्चर हम देख रहे हैं। रसशाला आखिरकार होती क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में भारतीय रसायन विज्ञान, जिसे रस विद्या कहा जाता था, अपने विकास के एक महत्वपूर्ण चरण की थी। इस काल में रसशाला केवल एक कार्यशाला नहीं थी, बल्कि यह वैज्ञानिक प्रयोगों और आध्यात्मिक साधन का एक संगम स्थली थी। रसशाला का अर्थ और स्वरूप क्या होता है? तो रस का अर्थ होता है मेटल, मिनरल, मरकरी, केमिकल और एसेंस, यानी धातु, खनिज, पारा, रसायन या सार। और शाला का अर्थ होता है स्थान या प्लेस। अतः रसशाला वह स्थान है जहां विभिन्न धातुओं, खनिजों, वनस्पतियों, पदार्थों और रसायनों पर प्रयोग किए जाते थे। यह आधुनिक प्रयोगशाला यानी कि मॉडर्न जो लेबोरेटरी है उसका एक पुराना रूप मानी जाती है, जिसको हम रसशाला कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान और रसशाला के पारंपरिक ज्ञान का विवरण की बात हम यहां पर आगे करेंगे कि आखिरकार होती क्या है। तो प्राचीन प्रयोगशाला यानी कि एंसेंट लेबोरेटरी की बात करें तो रसशाला का शाब्दिक अर्थ है पारे अर्थात रस का घर या वह स्थान जहां धातुओं, खनिजों और वनस्पतियों पर प्रयोग किए जाते थे। संरचना ग्रंथों के अनुसार रसशाला को किसी शांत स्थान पर बनाया जाता था। इसमें विभिन्न दिशाओं के अनुसार विशिष्ट कार्य निर्धारित थे, जैसे पूर्व में धातु कर्म, दक्षिण में क्षोधन आदि। उपकरण, हम यहां पर विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होता था। कहां पर? रसशाला के अंदर। जैसे डोला यंत्र औषधियों को उबालने के काम में आता था, फॉर बॉइलिंग ऑफ मेडिसिन। पाटन यंत्र डिस्टिलेशन के काम में आता था। कौष्टिक यंत्र धातुओं को मेल्टिंग या पिघलाने के काम में आने वाली भट्टी थी। रस का महत्व क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ रस यानी मरकरी। उत्तर वैदिक काल की बात करें हम लोग तो या उसके बाद के काल में रसायन विज्ञान का मुख्य केंद्र पारद यानी मरकरी रहा है, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। इसको पारे को, इसे रसों का राजा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। शरीर को अमर और रोग मुक्त बनाने के लिए पारे का उपयोग एक जमाने में होता था और वर्तमान में भी हम लोग पारद के शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिसका बड़ा एक धार्मिक महत्व है, एक आध्यात्मिक महत्व भी है। और खास बात है कि जब मरकरी हमारी बॉडी के टच में होता है तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। लोहवेद, साधारण धातुओं जैसे लोहे या तांबे को सोने में बदलने की प्रक्रिया एक जमाने में हुआ करती थी, जहां पर लोहे या तांबे को सोने में बदला जाता था, उसे लोहवेद कहा जाता था। मेटलर्जी का विकास की बात कर, डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी। इस काल के ग्रंथों जैसे यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभिन्न धातुओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अयस जिसे लोहा बोलते हैं, हिरण्य जिसे सोना कहा जाता है, रजत जिसे चांदी कहते हैं, ताम्र जिसे तांबा कहते हैं, सीसा और त्रिपु जिसे टीन कहा जाता है। तो यहां पर बात हुई है लेड और टीन की। भस्मीकरण की बात करें तो धातुओं की भस्म यानी ऑक्साइड बदलने की कला विकसित हुई थी ताकि उन्हें औषधि के रूप में सुरक्षित ग्रहण किया जा सके। और वर्तमान समय में भी भस्मों का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, इनका उपयोग आयुर्वेदा में आज भी होता है। तो ये एक उत्तर वैदिक काल या उससे पुराने समय में इनका इस्तेमाल आ रहा है या प्रचलन में है। प्रमुख प्रक्रियाओं की बात करें तो रसशाला में वैज्ञानिक रूप से निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती थी, जैसे स्वेदन, भाप द्वारा शोधन करना, प्यूरिफिकेशन बाय स्टीमिंग। मर्दन यानी ग्रेडिंग्स, खरल में औषधियों को पीसना। वर्तमान में अभी भी जैसे हमारे घर में चटनी पीसी जाती है तो उसी का उदाहरण है, ग्रेडिंग मेडिसिन हर्ब इन द मोटर ऑफ पेस्ट। मूर्छन, पारे के औषधि गुणों को जागृत करना। सत्वपातन यानी एक्सट्रैक्शन,
खनिज अयस्कों को शुद्ध तत्व निकालना। उत्तर वैदिक काल और उसके बाद विकसित हुई रसशास्त्र में प्रयोग होने वाले यंत्र न केवल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना थे, बल्कि वे आधुनिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी के उपकरणों में भी पूर्वज माने जाते हैं। रसशाला में उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख यंत्रों की कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है डोला यंत्र। इसका इस्तेमाल होता था शुद्धिकरण के लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन। यह यंत्र किसी औषधीय धातु की पोटली को तरल पदार्थ जैसे दूध, कांजी या सोरस में उबालने के लिए उपयोग किया जाता था। वर्किंग क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है? एक मिट्टी के बर्तन में तरल भरा जाता था, यानी कि एक लिक्विड रहते थे। बर्तन के मुख पर एक डंडा रखकर उस पर औषधि की पोटली नीचे लटका दी जाती थी। हम डायग्राम देखेंगे आगे, ताकि वह पेंदे को न छुए। इसे फिर धीमे आंच पर गर्म किया जाता था। उद्देश्य पारे और अन्य धातुओं की अशुद्धियों को दूर करना होता था। और इसका डायग्राम हमने यहां पर बना रखा है। ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक लकड़ी है, इसमें पोटली बनाकर इसके अंदर लटका दिया जाता था। जैसे पोटली एक लटकी हुई आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपको दिखाई दे रहा डोला यंत्र। सेकंड आता था विद्याधर यंत्र की बात कर रहा हूं। ये किसके काम में आता था? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के काम में आता था। तो यह यंत्र विशेष रूप से पारे के शुद्धिकरण और सल्फर के साथ क्रियाओं के लिए बनाया गया था। स्ट्रक्चर इसमें दो बर्तन एक के ऊपर एक रखे होते थे। नीचे वाले बर्तन में औषधि होती थी और ऊपर वाले बर्तन में पेंदे में ठंडा पानी भर दिया जाता था। स्ट्रक्चर के बाद हम बात करें वर्किंग की। जब नीचे का बर्तन गर्म होता था तो पदार्थ भाप बनकर ऊपर उठता था, ठंडे पेंदे से टकराकर वो जम जाता था। पारे और अन्य मिश्र धातुओं को अलग करने का काम आता था। तो ये विद्याधर यंत्र का डायग्राम हमने बना रखा है। ये एक यंत्र रहता है, इसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर मटकी जैसे स्ट्रक्चर लटका दी जाती है, तो नीचे से भाप बनती है और ऊपर से वो उसको ठंडा करती है। तीसरा आता था डमरू यंत्र। मतलब इस समझ में आ रहा है, नाम से स्पष्ट है, भगवान शिव का डमरू। मतलब उसकी आकृति किसके जैसी थी? डमरू के जैसी थी। तो डमरू यंत्र इसके नाम से स्पष्ट है। दो मिट्टी की हांडिया को उनके मुख से मुख मिलाकर संधि बंधन, मतलब उसमें कपड़ा बांध दिया जाता था। प्रक्रिया, नीचे के बर्तन को गर्म किया जाता था जिससे वाष्पशील पदार्थ ऊपर के बर्तन में जमा हो जाते थे। यह आधुनिक सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्राचीनतम रूप है। तो ये देखिए यहां पर हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं और एक डमरू जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है अगला पाटन यंत्र। यहां पर बात करें किसकी? पाटन यंत्र की। ये पाटन यंत्र हेडिंग है, अगली चौथी हेडिंग है पाटन यंत्र। किसके काम में आता था? तो डिस्टिलेशन के काम में आता था, आसवन के काम में आता था। यह यंत्र तरल पदार्थों को अलग करने या पारे के आसवन के लिए उपयोग किया जाता था। इसके मुख्य तीन भाग हैं। कौन कौन से? एक होता है अर्धपातन, डाउनवर्ड फॉल। अगला होता है ऊर्ध्वपातन, अपवर्ड फॉल। और अगला होता है तिर्यक पातन। अर्धपातन क्या होता है? वाष्प को नीचे की ओर संघनित करना। और ऊर्ध्वपातन वाष्प को ऊपर की ओर संघनित करना या ऊपर की ओर ले जाना। तिर्यक पातन, इसमें तिरछी नलियों का उपयोग कर वाष्प को दूसरे पात्र में भेजा जाता था, जो कि वर्तमान में आधुनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही एक पुराना रूप है। तो ये आपको डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहा, तिर्यक पाटन यंत्र, ये बना हुआ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा। और ये नॉर्मल जो पाटन यंत्र है, वो दो डायग्राम अलग अलग हमने बता रखे हैं आपको। तो रसशाला के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है? कुछ इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक होता मूषा। पुराने जमाने में मूषा बोलते थे, वर्तमान में उसको क्रूसिबल कहा जाता है। मिट्टी, लोहे या पत्थर के बने पात्र, ध्यान रखना ये पात्र गलत प्रिंट हो गया, ये यहां पर पात्र है, ठीक। मिट्टी, लोहे या पत्थर के बने पात्र होते थे जिनका उपयोग उच्च तापमान पर धातुओं को पिघलाने के लिए होता था। सेकंड एप्रेंटिस में कोष्टिका, जिसे फर्नेस कहते हैं, मतलब भट्टी। तो इसका इस्तेमाल क्या है? तो विशेष प्रकार की भट्टियों को अलग अलग ताप स्तर, जैसे तीव्र अग्नि या मंद अग्नि के लिए बनाई जाती थी। इसके बाद अगला आता है खरल, मोटार एंड पेस्टल्स। धातुओं और वनस्पतियों को बारीक से पीसने और मिश्रण तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो हमने भी चार यंत्रों का उपयोग बात करी। उसके अलावा रसशाला के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट थे, क्रूसिबल, फर्नेस और खरल यानी मोटार्स का इस्तेमाल होता था। तो ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में? रसशाला के बारे में। विद्यार्थियों, अगला जो टॉपिक प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा वीडियो के फॉर्म में, वो है चरक और सुश्रुत के समय की रसायन परंपरा के बारे में। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। यदि आप इसके नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन की, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है स्पीड लर्न।
मोनो भी सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और मात्र 51 रुपए में इस 5 यूनिट, इस पेपर की 5 यूनिट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।